आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे यानी उक्त रक्तचाप दिवस है। मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता आज के वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, किन किन परिस्थितियों में होता है और उस समय हमें किस तरह का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आपको अपना केस भी दिखाऊंगा कि किस तरह से होम्योपैथी में हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन कब बोलते हैं? जब ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर हो तब उसको हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसमें भी अलग अलग स्टेज बने हुए हैं कि कितने स्टेज पे क्या बोला जाता है। तो इसमें 4 स्टेज हैं टोटल, लेकिन अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर जान लीजिए जो चौथा स्टेज है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन यानी हाइपरटेंसिव क्राइसिस का स्टेज, वो 200/140 के ऊपर ब्लड प्रेशर जाए तब उसको कहा जाता है। ठीक है, जनरली 225/140 के आसपास होता है ये। तो वहां पे आपको जो 4th स्टेज है तुरंत ही मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है, कोई लापरवाही नहीं करनी है कि मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा, वहां तुरंत लेना है। लेकिन आपको 140/90 के ऊपर अगर आपका ब्लड प्रेशर आ रहा है तो आपको ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। इसमें शुरुआत में जो फर्स्ट स्टेज के केस होते हैं उसमें लाइफ स्टाइल के इम्प्रूवमेंट और डाइट के इम्प्रूवमेंट के साथ इसमें काफ़ी सुधार आने लगता है। जनरली 2nd 3rd स्टेज तक हो जाता है, ये काफ़ी सुधार आ जाता है। मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है इसमें। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? देखिए, इसमें सबसे कॉमनेस्ट जो फैक्टर है वो है रीनल सिस्ट। राइट हैंड पे मैं आपको ये एक सर्जरी की बुक है, यहाँ से मैं आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे हाईलाइट किया हुआ, मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर इज हाइपरटेंशन। यानी जिनके किडनी पे सिस्ट होता है, रीनल सिस्ट होता है, उनमें हाइपरटेंशन मोस्ट कॉमन कॉज होता है। और ये जनरली 40 ईयर का जो एज होता है इसके ऊपर के लोगों में पाया जाता है। जनरली ये 40 साल के नीचे के लोगों में नहीं बनता। ठीक है, अब इसमें कुछ डॉक्टर आपको आजकल ये भी बताएंगे कि नहीं 135/85 पे ही हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है। अभी आज की नई किताबों में डेटा बदल दिया गया है, चेंज कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, ताकि आम आदमी भी जिसका ब्लड प्रेशर हाई नहीं है वो भी दवा खाए और कस्टमर बन जाए। अगर हम पुराने डेटा की बात करें, जो बुक में यहाँ डेटा शो कर रहा हूँ, ये करीब 16-18 साल पुरानी बुक का डेटा है मेडिकल की। अगर हम इससे भी पुरानी बुक का डेटा की बात करें तो 150/95 था उस समय डेटा। तो ये अभी थोड़ा सा करप्शन है मेडिकल सिस्टम में। ठीक है, कैसे चीज़ों को बदल दिया जा रहा है ताकि लोग कस्टमर बनते रहें, बीमारी उनको होती रहे और दवाएं बिकती रहें। तो मैं उन चीज़ों में नहीं जाऊँगा, मैं आपको यहाँ पे जो ज़रूरी है वो चीज़ें बता रहा हूँ। तो एक कॉज हो गया पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज यानी रीनल सिस्ट। दूसरा कॉज होता है जब ब्लड में लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा हो यानी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो रही हो। दूसरी कंडीशन, मोस्ट कॉमनेस्ट कंडीशन, वो है, ये कब होता है? ये होता है जो हम बाहर के तेल का खाना पीना खाते हैं या जो पैकिंग का तेल इस्तेमाल करते हैं पैकेट वाला, उससे होता है, क्योंकि ये सब में मिलावट होती है। और सुबह से रात तक आप उसी तेल को डायरेक्ट इनडायरेक्ट खा रहे हैं, चाहे पैकिंग के रूप में चाहे डायरेक्ट फ्राई होकर, ज्यादा चीनी के सामान से भी होता है। 3rd कंडीशन है, आप जो भी एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं काफी समय से, उसके साइड इफेक्ट से होगा। जैसे डायबिटीज का अगर कोई दवा खा रहा है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर बाद में हो जाता है, या हाई ब्लड प्रेशर का दवा खा रहा है तो उसको डायबिटीज बाद में हो जाती है, या कोई थायराइड की दवा खा रहा है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज, दोनों में से कोई एक बाद में हो जाती है। तो इस तरह से आप कोई भी एलोपैथिक दवा खा रहे हैं काफी समय से, तो उसके साइड इफेक्ट शुरू होते होते दूसरी बीमारी बन जाती है। ये तीसरी कंडीशन है। और चौथा है साइकेट्रिक रीजन यानी साइकोलॉजिकल रीजन, कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, वो चौथा फैक्टर है। तो जनरली ये 4 रीजन में कवर होती है, लेकिन आजकल एक 5वां रीजन बहुत कॉमन हो गया है और मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। उससे पहले आप ये न्यूज़ देखिए। कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार स्वीकार किया है कि उनकी कोरोना वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एस्ट्राजेनेका ने यूके हाईकोर्ट में
कबूल किया है कि कोरोना वैक्सीन से शरीर में खून के थक्के जमने लगते हैं या बॉडी में प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगते हैं। बॉडी में ब्लड क्लॉट की वजह से ब्रेन स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। तो ये अभी एक लेटेस्ट न्यूज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी आप लेफ्ट हैंड पे देख सकते हैं ये न्यूज में कि साइलेंटली लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, लोग मर जा रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है। और राइट हैंड पे जो भी मैंने वीडियो दिखाया उसी के बारे में यहाँ पे छपा हुआ है कि जो वैक्सीन लोगों ने कोविड की लगवाई है उसमें 80% से ज़्यादा कोविशील्ड कंपनी की थी, और 2 डोज जिन्होंने ली है उनमें कॉमनेस्ट ये देखने को मिल रहा है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है और उनको पता नहीं चल रहा है। तो आप लोगों को मेरी ये सलाह है कि घर में एक हाई ब्लड प्रेशर का डिवाइस मशीन रखिए। देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है वो 100% सही नहीं बताती है, उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है, कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, 10, 15, 20 ऊपर नीचे को वो होता ही होता है। लेकिन एक ऑन एन एवरेज एक आइडिया मिल जाता है, ठीक है। अगर 3-4 रीडिंग थोड़ी थोड़ी देर पे रेस्ट कंडीशन में ली जाए तो आप उसको घर पे रखिए, और हर 15 दिन पे या फिर अपने आसपास के डॉक्टर के पास जाके मैनुअली, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से नहीं, मैनुअली जो मशीनें होती हैं उनसे जांच कराइए। उसमें सही डेटा आता है मैनुअल वाले में कि आपका ब्लड प्रेशर कितना रहता है। ऐसा ना हो कि आप भी इससे पीड़ित हों और अचानक किसी दिन हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, आपको पता भी ना चले। तो ये एक बहुत ज़रूरी हिदायत है, इसका ध्यान रखिए। अब ये केस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मेरा केस है। इस केस में आप भी ऐसा ही हुआ था, पेशेंट को वैक्सीन लगी थी और पेशेंट एक एलोपैथिक मेडिसिन पे भी काफ़ी समय से था, और साथ ही साथ पैकिंग का खाना वाना सब इनका चलता था। ये सारी चीज़ें, पैकिंग के ऑयल वगैरह सारे यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव फैक्टर्स मैंने बताया वो सब इस पेशेंट में के साथ थे, ठीक है। तो जब पेशेंट को यहाँ पे क्लिनिकली मैंने अपने क्लिनिक पे एग्जामिन किया तो 180/110 हाई ब्लड प्रेशर आया। तुरंत मैंने सारी जांचें लिखी जो जो इससे संबंधित थी, और जो मैंने अभी आपको रीनल सिस्ट के बारे में बताया ये भी जांच में निकल के आया, लिपिड प्रोफाइल भी बड़ी निकल के आई। कोविड का तो जानकारी था ही, पेशेंट ने बताया, दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं, और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें निकल के आई। और फिर उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया। आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे देख सकते हैं 8 मई, बीपी उस समय 163/106, पल्स 78, ये अपर रेंज है। और नीचे आप देख सकते हैं ये सुबह की ब्लड प्रेशर रीडिंग है, और ये रात की 169/104/88, ठीक है। आसपास ही है सारी रीडिंग, 4-5 का फर्क है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो 3-3 रीडिंग करके मैंने पेशेंट को एडवाइस किया है। यहाँ पे देखिए, प्लीज सेंड मी रीडिंग ऑफ द बीपी, पल्स एंड यूरिन आउटपुट एवरी डे एट 10 PM। तो पेशेंट मुझे डेली अपना ये वाइटल्स, चूंकि पेशेंट यहाँ नहीं रहते, आउट ऑफ स्टेट रहते हैं, तो उस समय ये आए हुए थे, तो मैंने क्लिनिकली एग्जामिन किया तो चीज़ें निकल के आई, सारी जांचें हो गई। तो ये अब मुझे सारा डेटा डेली का डेली भेजते हैं। आप यहाँ पे राइट हैंड पे देख सकते हैं वेडनेसडे की रीडिंग, और फिर उसके बाद थर्सडे यानी कल की रीडिंग। अभी इनकी बीपी नॉर्मल रेंज में आ गई है विद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे का आप रेंज देख सकते हैं 134/91, 81 रीडिंग, और ये रात की बीपी है 135/87, 86 पल्स, और यूरिन आउटपुट है इनका 1.5 लीटर, वाटर इनटेक है 2 लीटर। तो इस तरीके से हम होम्योपैथी में कितने दिन का यहाँ पे ज़्यादा हुआ होगा, मुश्किल से 9 दिन, 8-9 दिन का, ये आप देख सकते हैं कि पेशेंट की बीपी किस तरह से कंट्रोल हुई है, वो भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको ट्रीटमेंट कर लेना। नो डाउट जब आपकी बीपी 180/110 के ऊपर हो तो तुरंत एलोपैथी में चले जाना चाहिए, और जब 200/140 के ऊपर हो तो तुरंत ही जाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी बीपी 180/110 के नीचे आ रही है तो वहाँ पे आप एक अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, हर होम्योपैथिक फिजिशियन हर इमरजेंसी कंडीशन को या इस तरह के डिफिकल्ट केस को हैंडल नहीं कर सकता है, और वो तुरंत आपको रिफर ही कर देगा कि आप एलोपैथिक खाइए, होम्योपैथी में कुछ नहीं होगा।
तो जिनका जितना एक्सपीरियंस है, जितना नॉलेज है, वही इस तरह के केसेस हैंडल कर सकते हैं। तो आपको अपना अच्छा डॉक्टर चुनना होगा, पता करना होगा कौन अच्छा है आपके एरिया में, या फिर ऑनलाइन आप किसको दिखा सकते हैं। और आपको धीरे धीरे एलोपैथिक मेडिसिन से छुटकारा मिल जाएगा अगर आप पहले से खा रहे हैं, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन खाते खाते कुछ महीनों, साल भर बाद आपको दूसरी बीमारी होनी शुरू हो जाएंगी और आप एक बीमारी के साथ दूसरी बीमारी, तीसरी बीमारी मुक्त पा जाएंगे, और ये कभी ठीक नहीं होगा। कभी किसी का हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड या कोई भी बीमारी जो रेगुलर लाइफ टाइम दवा खाते हैं उनका ठीक नहीं होता, तो खाते क्यों हैं? सिंपल सी बात है। और धीरे धीरे केस बिगड़ता ही जाता है। लेकिन होम्योपैथी में लाइफ टाइम इलाज नहीं चलता है, कुछ महीने, साल भर में दवा बंद हो जाती है चीज़ें कंट्रोल होने के बाद। फिर आपको सिर्फ मैनेजमेंट पे ही रखा जाता है एडवाइस करके। तो आपको प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की तरफ स्विच करना चाहिए, और इस समय 100% प्योर प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति सिर्फ होम्योपैथी ही बची है, जिसमें एलोपैथिक दवाओं का मिलावट नहीं हुआ है। बाकी दूसरी जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियां हैं उनमें एलोपैथिक दवाओं की मिलावट हो चुकी है, और सरकार से उनको परमिशन भी मिल चुकी है कि वो साथ में एलोपैथिक दवा दें, और वो देते भी हैं और आपको पता भी नहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रूब्रिक हंटिंग के बारे में बताएंगे, जो होम्योपैथिक फिजिशियन के लिए होगी।